सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में, मतलब ये लेक्चर नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने इससे पहले बता चुका आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर। तो ये चैप्टर अगर से आप अच्छे से कर लेते हो, परफेक्ट कर लेते हो, आपके 2 से 3 क्वेश्चन परफेक्ट हो जाएंगे। और ये अगर से होते तो आपको सेमीकंडक्टर जो चैप्टर आने वाला है अपना, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें इसके कुछ कंसेप्ट लगेंगे और वो कंसेप्ट जो लगने वाले वो यही है। यही आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। या कई और चैप्टर्स में भी, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, उसमें भी हमको जो करंट का वगैरह जो, या फिर EMI हो गया, उसमें भी हमको थोड़ा बहुत इसका यूज़ होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह। तो जो पार्ट यूज़फुल है आगे हमको, या पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने के लिए जो यूज़फुल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। काफ़ी टॉपिक्स में लगेगा अपने को ये, जैसे इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ EMF ऑफ सेल्स में भी आएगा ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर जो है, उसके अंदर हमको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स लगेगा, उसके भी केस में अपने को हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक्स। तो ये टॉपिक अभी काफ़ी क्या बोलते हैं इसको, काफ़ी अपना वेटेज रखता है अलग अलग चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसको आज हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। इसका बेसिक क्लियर हो गया आपका, तो मुझे गारंटी है आपके सारे जो टॉपिक्स अभी मैं आपको बता चुका हूँ वो सारे अच्छे से हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं होगी आपको फिर इसके बाद। सो what are the combination of resistances? These are 2 combinations, series and parallel combination। वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके सेपरेट हम उसको स्टडी कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनेगा या जैसा बनेगा उसके हिसाब से। लेकिन हमको सिंप्लिसिटी के हिसाब से प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए हम ये 2 स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन मान के चलते हैं। ओके, ये 2 स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। रेजिस्टेंस को, अब आपको पता है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, अपोज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अपोज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने के लिए यूजफुल है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कितने क्या बोलेंगे इफेक्टिवली वो और कितना ज़्यादा अपोज करेगा, कहाँ कम अपोज करेगा, ये आपको ये कॉम्बिनेशन के थ्रू पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब क्या हो गया, करंट। करंट के फ्लो को कितना ज़्यादा अपोज करेगा या कितना कम अपोज करेगा, ये कॉम्बिनेशन से आपको पता चल जाएगा। ओके, so let's start with the series combination और series connection। तो रेजिस्टेंस का ये सिंबल हो गया आपका, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। इस तरीके से रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं आप बचपन में है, जब ड्राइंग करते होगे तो चूहे के पैर निकालते होगे, तो चूहे के पैर की तरह ही रेजिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, तो जिस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है उसके अक्रॉस, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज कितना होता है, I इंटू आर, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये ओहम्स लॉ ने हमको बताया था, जिस किसी कंडक्टर में से अगर से करंट फ्लो होता है तो हम वहां पे तो उस हिसाब से हम क्या सोचेंगे, V इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, IR बन जाएगा। ओके, V इज इक्वल टू IR। तो ओहम्स लॉ यहाँ पे फॉलो होगा इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा इसके लिए अपने को ओहम्स लॉ। अगर से करंट फाइंड करने के लिए बोला, या फिर रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला, या फिर वोल्टेज फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो किसी भी रेजिस्टेंस में से अगर से करंट पास होता होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज कितना मिलेगा आपको, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IR होगा। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है कि रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन सक्सेशन। ओके, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन एंड टू एंड इन अ सक्सेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कनेक्शन। मतलब रेजिस्टेंस को डायरेक्टली एंड टू एंड कनेक्ट कर दे रहे अपन, और एक के बाद एक ऐसे कनेक्ट करते जा रहे अपन। सपोज यहाँ पे R3 लगा दिया मैंने, यहाँ पे मान लो यहाँ पे R3 लगा दिया, यहाँ पे R4 लगा दिया, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से। तो इन सक्सेशन अगर से हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को एंड टू एंड डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ओके, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन।
ओके, तो ये आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। तो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं आपको समझ में आ रहा है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो वी कैन से दैट R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हर मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी आप रेजिस्टेंस लगाओगे उनमें से करंट कैसा फ्लो होगा, सेम ही फ्लो होगा। उसके पहले जितना करंट था उसके बाद भी उतना मिलेगा, और दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले जितना था उसके बाद भी उतना करंट मिलेगा। आपको याद रखो, R1 के पहले जितना करंट था R1 के बाद भी उतना मिल रहा है, और R2 के पहले जितना था R2 के उतने बाद भी उतना ही मिलेगा। मतलब R1 और R2 के पहले जितना था R1 और R2 के बाद भी उतना ही मिलेगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर से इसको एक एग्जांपल की तरीके से समझना है अपने को, एक जनरल अपने को एग्जांपल लेके अपन समझते हैं इसको कैसे है उसका, मतलब सीरीज करंट सेम है, इसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक रोड है, ठीक है, इस रोड पे मान लो दो ब्रेकर आ गए, अलग अलग ब्रेकर, और ब्रेकर को हमने पिछले बारी में बोला था ब्रेकर क्या है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, या रेजिस्टेंस क्या करेगा, ब्रेकर की तरह काम करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, अभी मान लो कि ये हमारे पास बाइक है, ड्राइंग पे फोकस मत करना, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना। सो ये बाइक है हमारी, तो बाइक को मैंने बोल दिया करंट, बाइक इज कॉल्ड एज करंट। ये हमारा बाइक क्या हो गया, करंट हो गया। और बाइक की जो स्पीड रहेगी, बाइक की जो स्पीड है वो हमारे लिए क्या रहेगा, वोल्टेज। बाइक की जो स्पीड है वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, वोल्टेज। अब मुझे बताओ, जब ये पहले ब्रेकर से बाइक जा रही होगी, पहले ब्रेकर से बाइक जा रही होगी और दूसरे ब्रेकर से जब वही बाइक जा रही है, अच्छा बाइक चेंज होने वाली है या बाइक की स्पीड चेंज होगी, रेजिस्टेंस, ये ब्रेकर पहले ब्रेकर पे और दूसरे ब्रेकर पे बाइक चेंज होगी या बाइक की स्पीड चेंज होगी, बताओ। मतलब पहले बाइक पे हमारे पास कोई क्या बोलते टू व्हीलर था और बाद में दूसरे ब्रेकर पे हम गए तो उसके पास फोर व्हीलर बन गया, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। मतलब आपका जो बाइक था, सपोज आपने हीरो होंडा का अगर से हीरो का अगर से आप लेके जा रहे हो तो बाद में होंडा का थोड़ी ना बनेगा, वो हीरो का ही रहेगा। ओके, दोनों ब्रेकर पे बाइक का कंपनी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब बाइक अगर से मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ी ना मोटर बाइक बनेगा, यहाँ पे अगर से मैं टू व्हीलर लेके जा रहा हूँ थोड़ी ना यहाँ पे फोर व्हीलर बनेगा। अरे बात समझ, तो बाइक तो सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस के ये ब्रेकर के पहले भी, ये ब्रेकर के बाद भी, इस ब्रेकर के पहले भी, इस ब्रेकर के बाद भी, मतलब दोनों ब्रेकर के पहले जो बाइक थी वही बाइक अपने को दोनों ब्रेकर के बाद मिल रही है। यहाँ पे सेम तरीके से रेजिस्टेंस R1 और R2 के पहले जितना करंट था उतना ही करंट रेजिस्टेंस R1 और R2 के बाद भी मिला आपको। इसका मतलब करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, यहाँ पे देखो स्पीड चेंज हो रही, यहाँ पे भी स्पीड चेंज हो रही, इस ब्रेकर पे स्पीड अलग होगी, इस ब्रेकर पे स्पीड अलग होगी। अब यहाँ पर स्पीड जो है बार बार हम एक्सेलरेटर कम ज्यादा कर रहे हैं, और एक्सेलरेटर का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, वोल्टेज। तो इस रेजिस्टेंस, इस ब्रेकर पे एक्सेलरेशन यानी कि आपका स्पीड कम होगा, इस पे एक्सेलरेशन भी कम होगा, या सॉरी थोड़ा कम हो जाएगा इसके केस में, ब्रेकर ज़्यादा होगा तो स्पीड मतलब ब्रेकर थोड़ा हाइट ज़्यादा होगी इसके केस में। तो यहाँ पे और यहाँ पर स्पीड अलग अलग रहेगी लेकिन बाइक तो सेम रहेगी। उसी तरीके से R1 और R2 पे करंट तो सेम रहेगा, करंट तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। करंट इज सेम इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये प्रॉपर्टी याद रखना है अपने को, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। तो अलग क्या है इसके अंदर, सो वोल्टेज यानी कि स्पीड जो हमने बोला था, तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंसेस आर डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, अलग रहेगा। कहां पर, अलग अलग रेजिस्टेंस पे। इस ब्रेकर पे स्पीड अलग थी, इस ब्रेकर पे स्पीड अलग है, इस ब्रेकर पे वोल्टेज अलग होगा, इस ब्रेकर पे वोल्टेज अलग होगा। अगर से हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ वोल्टेज कितना मिलेगा, सपोज यहाँ पे ओम्स लॉ के हिसाब से ये I हो गया और ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, तो V1 मिलेगा यहाँ पे वोल्टेज। इस रेजिस्टेंस के करंट तो दोनों में सेम है, तो इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड होगा यहाँ पे वोल्टेज कितना है, इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड होगा यहाँ पे वोल्टेज कितना है। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू R2। अब यहाँ पे देख लो करंट तो दोनों तरफ कैसा है, दोनों में भी करंट कैसा है, सेम है। तो ओम्स लॉ हमने अप्लाई किया, तो अब यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है R2 है, इस पे जो वोल्टेज रहेगा इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड रहेगा, इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड रहेगा। तो वोल्टेज रेजिस्टेंस अलग अलग है, उसलिए वोल्टेज भी क्या रहेगा वहाँ पे, अलग अलग रहेगा।
समझे बात ही आप? ओके तो जो टोटल वोल्टेज दोगे आप उसमें से यहाँ पे कुछ वोल्टेज और यहाँ पे कुछ वोल्टेज, मतलब इस तरीके से रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज का बंटवारा हो जाएगा। टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद इस वोल्टेज का, इस पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस के अक्रॉस बंटवारा हो जाएगा। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। तो वोल्टेज क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा और करंट कैसा रहेगा इसके अंदर? सेम रहेगा। ठीक है, तो अब इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है अपने को। तो इस सर्किट को अगर से मुझे कई सारे रेजिस्टेंस है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है अपने को पता करना है, तो हम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों के इक्वल एक रेजिस्टेंस हम ज्वाइन कर सकते हैं। वो कितने ओम का? इन दोनों के सम कर लो, उतने ओम का रेजिस्टेंस हम क्या कर लेंगे? वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज R1 प्लस R2, मतलब सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेस इन द सीरीज कनेक्शन। जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओगे उन सबका सम कर दो, आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा उस सीरीज कनेक्शन का, उस सीरीज कॉम्बिनेशन का। ओके, सीरीज कनेक्शन समझ में आया आपके? फिर सो सीरीज कनेक्शन आइडेंटिफाई कैसे करें? हाउ टू आइडेंटिफाई द सीरीज कनेक्शन? सो लेट्स सी, हमको सीरीज है या पैरेलल है पता करना है, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका बता दूं आपको मैं। देखो क्या आएगा वो सिंपल तरीका। मान लो कि यहां पर हमारे पास कुछ ऐसे नेटवर्क दिया है आपको, एक कुछ ऐसा सर्किट दिया है। अब ये सीरीज है या पैरेलल है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको मैंने नाम दिया R1, इसको नाम दिया R2, इसको नाम दिया R3, इसको नाम दिया R4, ये हो गया R5, ये हो गया A और ये हो गया B। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको पहचानना कैसे, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करना? इसके लिए सिंपल तरीका है। क्या करना है आपको? मान लो, सपोज कर लो कि करंट जो है हमारा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है बैटरी के हिसाब से। अगर से देखा हमने तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है करंट, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर। तो मान लो ए पे हायर पोटेंशियल और बी पे कैसा है? लोअर पोटेंशियल। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ए से बी की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अभी करंट जो है, यहां से करंट जो आई निकला, ए से जो करंट आई निकला, तो बी पे भी कितना पहुंचना चाहिए? आ ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि करंट क्या रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखे थे करंट सेम है। करंट कैसा है? सेम है। अब देख लो, यहां से जब जाएगा तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक जब जा रहा है तो R1 से जो करंट जा रहा है वही करंट R2 से जाएगा, वही करंट R3 से जाएगा, वही करंट R4 से जाएगा, वही करंट R5 से जाएगा और कहां तक पहुंचेगा? B तक पहुंचेगा। मतलब करंट को सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है, कहीं और भटक रहा नहीं करंट, इसके अंदर कहीं और डाइवर्ट नहीं हो रहा है करंट, डिवाइड नहीं हो रहा है करंट। तो करंट सेम डायरेक्शन में, मतलब यहां पे देखो R1 से जो निकला R2 से वही फ्लो, R3 से वही फ्लो, इस तरीके से करंट जा रहा है आपका। करंट को कोई और दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा, मतलब करंट सिंगल पाथ को फॉलो कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? सिंगल पाथ को फॉलो कर रहा है ए से बी तक पहुंचने के लिए, या फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि अगर से हमको करंट का सिंगल पाथ मिल रहा होगा, करंट का कैसा मिल रहा होगा आपको? सिंगल पाथ मिल रहा होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सो देन वी कैन से दैट दीज ऑल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सारे कैसे कनेक्टेड है? फिर सीरीज कनेक्शन में। तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ पूछेगा आपको। व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे आप? कि जितने सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनका सबका एडिशन कर लो, अलजेब्रिक सम कर लो। तो क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 प्लस R4 plus R5. So this is the equivalent resistance between A and B for the series combination या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर से यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया, सपोज इसकी वैल्यू दिया 4 ओम, इसकी दिया 6 ओम, इसकी दिया 5 ओम, इसकी दिया 3 ओम, इसके दे दिया 2 ओम, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करके टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है देखो, 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको शायद मिल रहा है 20 ओम। ओके, आई थिंक 20 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको टोटल रेजिस्टेंस। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, राइट। 20 ओम रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है? 20 ओम मिल रहा है।
ओके, ए और बी के बीच में अगर से 20 ओम मिल रहा होगा इसके अंदर, तो आप यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, इन पांचों को रिप्लेस करके उनकी बराबरी का, इन पांचों को रिप्लेस करके उनके इक्विवेलेंट कितना ओम का रेजिस्टेंस, एक ही सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम, 5 है, ये अलग अलग ओम के रेजिस्टेंस है, डिफरेंट वैल्यू के डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है। तो इनको हटा के हम क्या बोल सकते हैं, ए और बी के बीच में अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिला आपको, 20 ओम। तो हम एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेते हैं वहां पे, फिर इतने सारे लिखने के बजाय एक लिख दो ना, ये भी तो वही होगा। क्लियर है, समझे बात ये? तो अब एक बात और क्लियर होगी आपकी इसके पे से कि पहला R1 हमारा उसकी वैल्यू कितनी थी, 4 थी। अगर से मैं सिर्फ सर्किट में R1 इस्तेमाल करता तो 4 ओम का रेजिस्टेंस मिलता, 4 ओम का अपोजिशन मिलता इसको, ठीक है। और अगर से R2 इस्तेमाल करता तो सिर्फ 6 ओम का इस्तेमाल, 6 ओम का अपोजिशन मिलता। और अगर से R3 इस्तेमाल करता तो 5 ओम का, R4 इस्तेमाल करता तो 3 ओम का, और R5 अगर से करता तो 2 ओम का अपोजिशन मिलता था। तो एक एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो क्या होगा, सिर्फ उतना उसके हिसाब से, उस वैल्यू के हिसाब से अपोजिशन मिलेगा। लेकिन मैं सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अपोजिशन क्या हो गया, अब इसको अपोजिशन कितने ओम का मिल रहा है अभी, 20 ओम का, मतलब अपोजिशन बढ़ गया। सीरीज में ये पांचों रेजिस्टेंस लगाने से करंट को अपोजिशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब तुम बोलेगे सर यहाँ फिर करंट अलग अलग कैसे, वो फिनोमेना क्यों, क्योंकि करंट मतलब क्या है, देखो यहाँ पे करंट मीन्स व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, सपोज मैंने बोला यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन ए से निकले थे, कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, 5 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो पहुंचने कितने चाहिए, 5 के 5। मैंने यहां से 5 भेजे थे, 5 पहुंचे यहां पर। बात समझ में आ रही है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं अपन, तो मैंने बोला 5 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 5 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, मतलब यहां से भी 5 हो गए, 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 तब जाके यहां पे 5 मिले अपने को, तब जाके क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 मिल रहे अपने को, 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। समझ में आ रही बात ये? तो करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी तो हमने जो भेजी थी वही मिली ना, हायर से जितनी भेजी थी लोअर पे उतनी मिली अपने को, बराबर है, हायर से जितनी मिली थी उतनी। बस चेंज क्या आया, यहां पे इसकी स्पीड थोड़ी डिक्रीज हो गई होगी, जो इलेक्ट्रॉन को स्पीड मैंने काफी ज्यादा दिया होगा, तो ज्यादा देने के बाद इलेक्ट्रॉन को यहां पे थोड़ी स्पीड डिक्रीज होगी, और आगे जाके थोड़ी और डिक्रीज हो गई होगी, और आगे जाके और डिक्रीज होगी, और जाके आगे जाके डिक्रीज होगी, और आगे जाके डिक्रीज हो गई होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मान लो मैंने यहां पे हायर पोटेंशियल पे 20 वोल्ट दिया था, कितना वोल्ट दिया था, 20 वोल्ट दिया था, तो कुछ वोल्ट यहां पे क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, क्योंकि स्पीड, वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं, सपोज है ना, वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं। तो मान लो यहां पे 4 वोल्ट क्या हो गया, यहां पे 4 वोल्ट कम हो गया, यहां पे स्पीड इसकी 4 वोल्ट से कम हो गई, स्पीड यहां पे क्या होगा इसकी 4 वोल्ट से कम हो गई। तब बच रहा कितना पूरे इसमें, 16 वोल्ट। 20 में से 4 वोल्ट यहां पे चले गया, तो यहां पे कितना आ गया इसके, अभी बिफोर R1 20 वोल्ट था, तो आफ्टर R1 कितना हो गया, 16 वोल्ट। आफ्टर R1 हम इमेजिन कर रहे हैं, आफ्टर R1 कितना मिल रहा है, 16 वोल्ट। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा और भी आसान तरीके से। ओके, थोड़ा सिस्टमैटिकली समझ लो। ये हो गया सपोज हमारा A और ये हो गया B। मैंने A पे 5 इलेक्ट्रॉन दिया था और कितने वोल्टेज के साथ दिया था, इनको स्पीड, या इनको स्पीड कितनी दिया था इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो दिया था मैंने 20 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये R1 है, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस लिया था हमने, R2 यहाँ पे 5 ओम का लिया था, सॉरी 6 ओम का लिया था यहाँ पे, और यहाँ पर कितना लिया था हमने, 5 ओम का लिया था, और यहाँ पे कितना लिया था हमने, 3 ओम का लिया था, और यहाँ पे 2 ओम का लिया था। तो A से B तक जाने तक, हायर से लोअर तक जाने तक करंट जो है कॉमन है, कांस्टेंट है। 5 के 5 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं इसके अंदर। ओके, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। अभी क्या हो रहा है फिर, यहां से जब 20 वोल्ट के, मैंने ये हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, याद रखो कुछ और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा यहाँ पे, लेकिन हम फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, सिर्फ इसको डिस्कशन हमारा, मतलब ये हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके हिसाब से। तो 5 इलेक्ट्रॉन निकले, 5 इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियली स्पीड कितनी मान रहे थे हम, 20 की है। इसके पास इस ब्रेकर को क्रॉस करने के बाद इसकी स्पीड कम हो गई, कितने से कम हो गई, 4 से। तो इसके पहले कितनी थी, इसके पास 20 थी, इसके बाद कितनी मिलेगी अब, 16 वोल्ट मिलेगी।
इसके अगले पॉइंट पे इसकी कितनी मिलेगी, 16 पॉइंट मिलेगी। बिफोर R1 के पहले कितनी थी 20, और R1 के बाद कितनी होगी 16। ठीक है, अब देखो 6 ओम के पहले कितनी थी 16 थी, 6 ओम के पहले 16 थी। मान लो यहां पे 6 वोल्ट ड्रॉप हो गई, मान लो यहां पे कितनी 6 वोल्ट स्पीड क्या हो गई, कम हो गई इसके अंदर। 6 वोल्ट क्या हो गई, स्पीड कम हो गई। तो पहले कितनी थी 16 थी। अब इसके बाद यहां पे कम होने के बाद बचे वाली कितनी है, अब यहां पे 10 वोल्ट है। यहां पे कितनी बच रही है, 10 वोल्ट है। ठीक है, अब यहां पे देखो 10 वोल्ट के बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अब बिफोर 5 ओम कितनी थी, यहां पे 10 वोल्ट थी। आफ्टर 5 ओम देखते हैं, सपोज यहां पे 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, कितना हो गया 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। हम बोल रहे हैं यहां पे 5 वोल्ट की स्पीड कम हो गई, यहां पे 5 वोल्ट से स्पीड कम हो गई। तो बच रही कितनी इसके बाद 5 वोल्ट की बच गई, बच रही कितनी 5 वोल्ट की बच रही यहां पे। तो देखो अब इसके बाद इसमें सपोज ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और R4 हो गया, ये R5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है 5 वोल्ट के बाद यहां पे हमने मान लिया 3 वोल्ट ड्रॉप होगी। कितनी, इसकी केस में 3 वोल्ट ड्रॉप हो रही है, तो इस पे कितनी बचेगी 2 वोल्ट। अब इसके पहले कितनी थी 2 वोल्ट और बाद में कितनी बच रही, सपोज यहां पे 2 वोल्ट ड्रॉप होगी तो बचेगी कितनी 0 वोल्ट। कितनी बचेगी यहां पे 0 वोल्ट बचेगी। तो अब देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ओके, वो क्या रहता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस माने क्या, पोटेंशियल डिफरेंस माने क्या, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है क्या, देखते हैं फिर। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल देखेंगे। अब R1 की बात करेंगे तो R1 में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, देखो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो मैंने V1 लिया, क्या लिया V1 लिया, तो इसका हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो R1 पे R1 के पहले कितना वोल्टेज था, हायर पोटेंशियल ये होगा ना, इसका हायर पोटेंशियल कितना हो गया 20 वोल्ट। ठीक है, माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है इसका 16 वोल्ट, तो कितना आ गया 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट यहां पे कम हो गया, समझे बात ये। दूसरा V2 की बात करेंगे अपन, तो V2 के अगर से देखते हैं अपन इसके अंदर, तो V2 में क्या होगा, इसका हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अच्छा R2 पे कितना आएगा, देखो 6 ओम के पहले कितना था, हायर कितना है उसका 16 वोल्ट और लोअर कितना है 10 वोल्ट। तो यहाँ पे देख लेंगे 16 माइनस 10 मतलब 6 वोल्ट। यहाँ पे 6 वोल्ट हमने इमेजिन किया था, 6 वोल्ट आया पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा, डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। उसी तरीके से V3 की बात करते हैं अपन, तो V3 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, देखो अभी यहाँ पे V3 पे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो V3 मतलब R3 के पहले कितना था 10 वोल्ट, R3 के बाद कितना है 5 वोल्ट। तो पहले वाला हायर हो गया आपका 10 वोल्ट और बाद वाला कितना हो गया, लोअर हो गया, मतलब 5 वोल्ट। तो टोटल कितना आया 5 वोल्ट। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 5 वोल्ट। तो हमने इमेजिन भी उतना ही किया था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए V3 पे कितना आया, R4 के पहले कितना था 5 था और R4 के बाद कितना बचा 2 बचा। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट। तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिल रहा है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिल रहा है आपको, अलग अलग मिल रहा है। R1 के अक्रॉस 4 वोल्ट है, R2 के अक्रॉस 6 वोल्ट है, R3 के अक्रॉस 5 वोल्ट है, R4 के अक्रॉस 3 वोल्ट है, R5 के अक्रॉस 2 वोल्ट है। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलेगा। देन इट इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। 5 इलेक्ट्रॉन दिया था, 5 की पहले स्पीड कितनी थी 20 थी, बाद में R1 से जाने के बाद, R1 से गुजरने के बाद कितनी बच रही उनकी 16, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 5 के 5 आगे पहुंच गए। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 के 5 आगे पहुंच गए लेकिन स्पीड और कम हो गई, और 5 के 5 आगे चले गए, स्पीड कम हो गई, और 5 के 5 आगे चले गए, स्पीड कम हो गई। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब करंट कैसा है, सेम है। करंट कैसा है, सीरीज में सेम है। करंट कैसा होगा इसके अंदर, सपोज यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिखूं, I इज सेम, मतलब करंट इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज डिफरेंट।
voltage is different across each resistance, across each resistance of the series combination. ओके, समझा ये पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन? आई होप समझ में आऊँगा आपके सबके ये। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसमें एक बात तो आपको और एक क्लियर हो गई होगी कि रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर से मैं 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाता, सपोज अलग अलग मैंने यहाँ पे मान लिया ये 4 ओम का R1 है, ये 6 ओम का R2 है, 6 ओम का ये 4 ओम का R1 है, ये R2 है और ये R3 है, मान के चलते हम सपोज 5 ओम का। तो ये इंडिविजुअल इस्तेमाल करता था, यहाँ से करंट अगर से पास करता था मैं, तो इस टाइम पे इसको अपोजिशन कितने ओम के हिसाब से मिल रहा है? 4 ओम के हिसाब से मिल रहा है। यहाँ पे अपोजिशन कितने ओम के हिसाब से मिल रहा है? 6 ओम के हिसाब से। यही करंट मैं सेम करंट यहाँ पे भेजा, मैंने सेम करंट यहाँ पे भेजूंगा, तो यहाँ पे अपोजिशन कैसे मिल रहा है? 5 ओम का। अब मैंने तीनों को एक साथ सीरीज में लगा दिया, एक के बाद एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया मैंने, सपोज 4, 6 और 5। अब मुझे बोलो अपोजिशन, वही करंट मैं इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से भेजूं तो उसको अपोजिशन कैसा मिलेगा? पहले 4 का मिला था, बाद में 6 का मिला, बाद में 5 का मिला, अब कितना मिलेगा? अपोजिशन बढ़ गया यहाँ पे। अब अपोजिशन कितना हो गया उसका? टोटल 15। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं अपन? 4 + 6 + 5, तीनों का सम करके अपन कर दिया तो 15 ओम। अपोजिशन बढ़ गया, पहले 4 का, बाद में 6 का, 5 का। अब इनके तीनों के कंपैरिजन में ये अपोजिशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो एक बात समझ में आ रही है आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों हम कनेक्ट करते हैं, या सीरीज में रेजिस्टेंस को क्यों कनेक्ट करते हैं? टू इंक्रीज द अपोजिशन, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों यूज करना है अपने को? टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहां उसका यूज बता सकते हैं अपन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा इसका? सीरीज कॉम्बिनेशन 5th पॉइंट जो आएगा इसका, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या पता है आपको? इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब वो चीज़ जो करंट को क्लोज्ड पाथ बना के देगा, करंट को कंटिन्यूस फ्लो होने के लिए क्या बना के देगा? क्लोज पाथ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो एक बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बल्ब है अपने पास, ठीक है, और यहाँ पे कहीं तो भी मैंने एक स्विच रख दिया, ठीक है। तो अगर से ये रेजिस्टेंस है, ये बल्ब है अपना, ठीक है, ये स्विच है और ये बैटरी है जो करंट देने वाली है। मतलब हर सर्किट की मदर, हर सर्किट की माँ जो बोलेंगे अपन, वो क्या है? बैटरी या सेल बोलेंगे। हर सर्किट की मदर या माँ जो है सेल है, जो करंट देगी। करंट विदाउट वोल्टेज नहीं मिलेगा, करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस या करंट विदाउट सेल आपको नहीं मिलने वाला इसके अंदर। तो ये आपके लिए यहाँ पे क्या होगा? इसकी सर्किट की मदर हो गई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? करंट को क्लोज पाथ, करंट का डायरेक्शन याद रखो, करंट कहाँ से निकलना चाहिए? हायर पोटेंशियल से, सेल के हायर पोटेंशियल से कहाँ पे पहुँचना चाहिए? लोअर पोटेंशियल पे। तो जाके बोल रहे हैं हम उसका क्लोज पाथ बन रहा है। क्या बन रहा है? क्लोज पाथ बन रहा है, या कंटिन्यूस फ्लो बनते रहेगा। क्या बनते रहेगा? क्योंकि सेल का काम क्या है? जो इलेक्ट्रॉन थक के आया था उसको और वापस भेजो। थक के आया था मतलब अपने देखे अभी यहाँ 20 वोल्ट था और आखिर में 0 वोल्ट बना, तो 0 वोल्ट के बाद इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस फ्लो बनाने का अपने को, करंट का कंटिन्यूस फ्लो बरकरार रखने के लिए अपने को फिर से उसको हायर पोटेंशियल की तरफ लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब वो थक के आएगा लोअर वोल्टेज पे, फिर से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाएगा, वो और हायर एनर्जी गेन करके और जाएगा, तो एक कंटिन्यूस फ्लो बनेगा। कंटिन्यूस फ्लो तैयार करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? एक क्लोज्ड पाथ की। कंटिन्यूस फ्लो बनने के लिए किसकी जरूरत है? क्लोज्ड पाथ की। और वो क्लोज्ड पाथ किससे मिलता है आपको? इलेक्ट्रिक सर्किट से मिलता है। किससे मिलता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको इस तरीके से कनेक्ट कर दो, आपस में कनेक्ट कर दो, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा, एक क्लोज पाथ बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया, सपोज एक क्लोज कर दिया, तो करंट हाइयर से कहाँ जाएगा? लोअर की तरफ जाएगा, तब जाके आपका बल्ब ऑन होने वाला है। तब जाके क्या होगा? बल्ब ऑन होगा। जब करंट हाइयर से निकला होगा सेल के और लोअर पे पहुंच रहा होगा, तब जाके पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे आ रहा होगा। आपने देखे होंगे कभी कभार हमारे बल्ब के लिए 2 वायर रहते हैं, देख में ना, जैसे इसके लिए
देखो यहाँ पे दो वायर रहते हैं, ठीक है, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का। तो क्या ये क्लोज पाथ बनाने के लिए, ये किसके लिए, क्लोज पाथ, एक से जाएगा एक से वापस आएगा, एक से जाएगा एक से वापस आएगा। तो लाल को हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, वो अलग अलग कलर के हिसाब से कलर कोडिंग रहेंगी उनकी। तो लाल को हम यहाँ पे पॉजिटिव और ब्लैक को क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से करंट आया, नेगेटिव से वापस गया, पॉजिटिव से आया नेगेटिव से, इस तरीके से यहाँ से ऐसे जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये क्लोज पाथ बन जाएगा आपका। ये क्या बन जाएगा, एक क्लोज पाथ, एक क्लोज लूप बनेगा इसका, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी ये सर्किट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर से रेजिस्टेंस बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर से आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करोगे। सो वी कैन यूज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, we can use a series combination to increase the resistance of the electric circuit or to maximize the resistance, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, increase या to maximize the resistance। रेजिस्टेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आप कौन से कॉम्बिनेशन का यूज करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, देखो अभी क्या कि अगर से मैंने इफ n रेजिस्टेंसेस, कुछ नहीं, सिंपल सा पॉइंट है ये, आपको सिर्फ यहां पे n रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू r ओम is connected in series, then effective value, उसकी इफेक्टिव वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बन रही है यहाँ पे, R इफेक्टिव इज इक्वल टू, कितने रेजिस्टेंस लगाए हमने, N रेजिस्टेंस लगाए, कौन सी वैल्यू के, R वैल्यू के। तो इफेक्टिव वैल्यू उस एक रेजिस्टेंस के मुकाबले N टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर से सिंगल इस्तेमाल करता तो R ओम का अपोजिशन होगा, अब वहां पे R ओम के ऐसे N रेजिस्टेंस लगा दिया अपन ने सीरीज में। मतलब यहाँ पे अगर से इसको डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस R ओम का, उसके साथ साथ और एक R ओम का, उसके साथ साथ और एक R ओम का। इस तरीके से हमने ऐसे N रेजिस्टेंस लगा दिए R ओम के सीरीज में। तो इसका टोटल कॉम्बिनेशन यानी कि इसका एडिशन करते जाओगे R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, तो वो आएगा, मतलब N टाइम आपको ऐड करते जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, NR। रिपीटेटिव एडिशन इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन, वही मैथमेटिक्स का बेसिक रूल इस्तेमाल कर दिया हमने। ये R इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या आ गया, NR। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं इसका। ओके, क्लियर है पॉइंट, आई होप समझ में आया होगा आपको। फिर ये कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सो लेट्स कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आई होप कि आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, और ये अगर से क्लियर होता है अच्छे से तो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी आसानी जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर से अच्छे से क्लियर होता है तो न्यूमेरिकल आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेट्स सी पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखते हैं फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझ लो, 1 to 1, one end of the each resistance is connected at one point and other end is connected at another point। डेफिनेशन समझ लो, डायग्राम के थ्रू डेफिनेशन समझ में आएंगे आपको, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड अदर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस इज एट अनदर पॉइंट। मान लो ये हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है। R1 रेजिस्टेंस का एक एंड A टर्मिनल को कनेक्टेड है, A पॉइंट पे कनेक्टेड है, और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है। R1 का पहला टर्मिनल कहां बोल रहे अपन, एक एंड, मतलब ये अगर से R1 ऐसे होता अपना तो ये इसके दो एंड होते थे। तो R1 का पहला एंड हम कहां मान रहे, A पे कनेक्टेड है, और दूसरा एंड कहां पे कनेक्टेड है, B पे कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर से आप R2 की बात करोगे तो R2 के पास भी दो टर्मिनल हो गए, एक 1 and 2, ठीक है। तो पहला जो टर्मिनल है R1 का, जहां पे R1 का है वहीं पे R2 का कनेक्टेड है, जहां पे R1 का है वहीं पे R2 का कनेक्टेड है, जहां पे R1 का है वहीं पे R2 का टर्मिनल कनेक्टेड है। मतलब A पे R1 का पहला टर्मिनल था तो A पे R2 का भी पहला टर्मिनल कनेक्टेड है, और उसी तरीके से सिमिलरली B पे R2 का, मतलब R1 का दूसरा कनेक्टेड था तो B पे R2 का भी क्या है, दूसरा कनेक्टेड है।
तो इसका भी एक एंड यहाँ पे, इसका भी एक एंड यहाँ पे, और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे दो एंड मिल रहे हैं, इनके दोनों के एक एक एंड मिल रहे हैं, और दूसरे पॉइंट पे इन दोनों के एक एक एंड मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलली यहां से करंट फ्लो होगा। तो यहां से देखो अब क्या हो रहा है, आई करंट आया, यहां पे आई करंट आ गया। ये सिंपल तरीका है। अगर से मान लो कि आपके एरिया में जो हमारे जो वाटर सप्लाई का ये रहता है, पाइपलाइन रहता है, ठीक है, तो पाइपलाइन इस तरीके से डिजाइन होगा। सपोज एक एरिया इधर आ गया, एक एरिया इधर चले गया, तो पानी जो है मेन पाइप से आ रहा होगा, सपोज इस तरीके से आएगा मेन पाइप से। ओके, ये पानी इधर से मेन पाइप से आएगा और बाद में यहाँ आने के बाद स्प्लिट होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, कुछ पानी इस रास्ते जाएगा और कुछ इस रास्ते जाएगा, समझे। तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पानी का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पे अगर से पानी को कंट्रोल करना है तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो सप्लाई वाले हैं वॉल्व लगा देते हैं, वहाँ पे एक वॉल्व लगा देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इस पॉइंट को यहाँ पे वो वॉल्व बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज जंक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय जंक्शन, पहले वो समझ लेते हैं। जंक्शन समझ में आ गया तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ में आएगा। तो जंक्शन मतलब क्या, इसमें एक पॉइंट आ गया जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या, जहां पे टू और मोर रेजिस्टेंसेस या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अभी फिलहाल हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा यहाँ पे। ओके, टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट कॉमन पॉइंट, then that point splits the current, splits current या divide the current। splits की जगह अपन यहाँ बोल सकते हैं separate the current, ओके, या divide the current is called junction। उसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो एक जंक्शन मिला, करंट क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो ये टोटल करंट आया था, मान लो ये टोटल करंट आया था, तो इधर कुछ I1 करंट फ्लो हो गया, इधर कुछ I2। उसी तरीके से R1 से I1 करंट फ्लो रहा है बोल रहे हैं हम, और R2 से I2 करंट फ्लो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखो हर एक रेजिस्टेंस में से करंट सेम नहीं जाएगा, हर एक रेजिस्टेंस में से करंट सेम जा रहा है, क्या पे अलग अलग जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग जा रहा है। तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। अब यहाँ पर करंट कैसा आ गया, डिफरेंट आ गया। पैरेलल की सीरीज के प्रॉपर्टी में हमने पढ़े थे करंट कैसा था, सेम था, और पैरेलल की प्रॉपर्टी में हम कैसे पढ़ रहे हैं, करंट कैसा है यहाँ पे, डिफरेंट है। सीरीज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़े करंट सेम था, पैरेलल की प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट। सो वोल्टेज, अब यहाँ पे करंट डिफरेंट है, करंट कैसा यहाँ पे डिफरेंट है। बात करेंगे वोल्टेज की। देखो यहाँ पे करंट ऐसे इधर से जा रहा है, इधर से करंट ऐसे जा रहा है। तो बात करते हैं हम वोल्टेज की अब यहाँ पे, या पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज क्या होगा इसके केस में, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो यहाँ पे देखते हैं हम इस डायग्राम को, फिर से रीड्रॉ करता हूँ मैं। मान लो ये हमारा R1 रेजिस्टेंस, ये हमारा R2 रेजिस्टेंस, ये पॉइंट को A नाम दे दिया, इस पॉइंट को B नाम दे दिया। यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस। हमने करंट की डायरेक्शन जो लिया है, इसका मतलब यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और इसका मतलब इधर लोअर पोटेंशियल है। तो मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो इसका मतलब A पे, अब एक बात समझ लो, अगर से यहाँ पर इस तरीके से एक आइडियल वायर होगा, क्या होगा, एक आइडियल वायर या आइडियल कंडक्टर जिसको बोलते हैं अपन, तो A और B में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इसका पोटेंशियल यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल यहाँ पे होगा। सपोज यहाँ का पोटेंशियल मैंने VA माना और यहाँ का पोटेंशियल VB माना मैंने, तो पोटेंशियल एट बोथ पॉइंट इज इक्वल टू सेम। आइडियल वायर की केस में दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ओके, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब अगर से मैंने यहाँ पर इस आइडियल वायर के अंदर एक रेजिस्टेंस अज्यूम किया, मान लो इन दोनों के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस अज्यूम किया है, ओके, सपोज ये रेजिस्टेंस आ गया, तो इसके पहले कुछ वोल्टेज रहेगा, इसके बाद कुछ वोल्टेज रहेगा। मतलब अगर से हम गाड़ी लेके जा रहे हो, ये हाईवे है, तो इससे बाइक जो जाएगी, इसकी स्पीड कम होगी कि कहीं पे भी स्पीड कहीं पे भी कम नहीं होगी। A से B तक यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा, वो कहीं पे कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम हाईवे है और कोई इसके अंदर
एक ब्रेकर नहीं है, कोई खड्डा नहीं है वगैरह नहीं है ना, गड्ढे वगैरह रहते हैं ना इसके अंदर, कोई गड्ढा वगैरह नहीं है और कोई नहीं, कोई इसके अंदर ब्रेकर भी नहीं है। अब मान लो कि उस रास्ते पे एक ब्रेकर आ गया, तो बाइक की स्पीड इस ब्रेकर के पहले ज़्यादा होगी और ब्रेकर के बाद क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब बिफोर ब्रेकर यहाँ पे मान लो हमने 20 माने थे और आफ्टर ब्रेकर मान लो ये 10 हो गई सपोज। ओके, तो स्पीड क्या हो रही है, अभी चेंज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, ब्रेकर आने से स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ ब्रेकर नहीं था तो स्पीड यूनिफॉर्म थी। तो आइडियल वायर की केस में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर से यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वाला वायर होगा या प्रैक्टिकल वायर होगा, तो उस प्रैक्टिकल वायर की केस में हम क्या बोलेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस आर है और इस रेजिस्टेंस आर की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ और होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ और होगा। मतलब ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल, अब बाइक किधर से किधर जा रही है, हायर पोटेंशियल से लोअर, मतलब करंट किधर से किधर जा रहा है, हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ। मतलब वी ए और वी बी दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो क्या होगा, वी ए ग्रेटर देन वी बी बोलेंगे हम, वी ए ग्रेटर देन वी बी, तब जाके करंट ऐसे फ्लो होगा। अगर से वी ए ग्रेटर होगा तो वी बी की तरफ करंट दौड़ेगा और वी बी अगर से ग्रेटर होगा तो वी ए की तरफ करंट दौड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल कम होता है, स्पीड डिक्रीज हो रही है ना इसकी, तो ड्रॉप बोलते हैं इसको, डिक्रीज को क्या बोलते हैं अपन, ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी केस को यहाँ पे एज्यूम करते हैं। मान लो कि ये हायर पोटेंशियल है, सपोज दिस इज अ 20 वोल्ट और ये लोअर पोटेंशियल को मैं 10 वोल्ट मान रहा हूं। वैसे तो अगर से इसमें बोल दिया इसने इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, सपोज इसने बोल दिया इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 है, तो हायर पे हम क्या मानते हैं, +20 और लोअर पे हम क्या मानते हैं, इसका 0। तो हायर माइनस लोअर कितना हो रहा है, 20। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल 20 माइनस लोअर पोटेंशियल 0, तो 20 माइनस 0, देखो ऐसे करेंगे ना अपन, वी एच माइनस वी एल, तो 20 माइनस 0 कितना आएगा, 20। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला आपको, 20। तो इस तरीके से एज्यूम करते हैं। तो सपोज यहां से लेके इस पॉइंट के बीच तक कोई भी, मतलब ये आइडियल वायर की केस होगी इस तरीके से, तो इस पॉइंट पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू द दिस पॉइंट ए, यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब आइडियल वायर की केस हम मान के चल रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, इस पे और इस पे सेम होगा। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, तो यहां से करंट की जो स्पीड है यहां तक पहुंचेगी वो। तो यहां पे हमने कितना मान लिया वोल्टेज, 20 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली इस नेगेटिव पोटेंशियल से लेके इधर तक, देखो पॉजिटिव से इधर लेने का है, नेगेटिव से इधर लेने का अपने को, तो नेगेटिव पोटेंशियल से इधर तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ओके, यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। बात समझ में आ रही है आपके? ओके, तो ए पे पोटेंशियल कितना आ गया, देखो 20 वोल्ट और बी पे कितना आ गया, ए पे कितना आ गया 20 और बी पे कितना आया, 0 आ गया। तो अब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। R1 से I1 करंट फ्लो रहा है, R2 से I2 करंट फ्लो रहा है, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को PD से लिखेंगे या वोल्टेज अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कितना है अपने पास, इट इज 20। हायर पोटेंशियल ये है ना, ए पे है ना, एक एंड कहाँ पे इसका, R1 का ए पे है, उसलिए इसका 20 आ गया, और बी पे कितना है, -0 है, बी पे कितना 0 आ गया, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला आपको, 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको, 20 वोल्ट मिला। अब उसी तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 की बात करते हैं, तो R2 के अक्रॉस क्या आएगा, देखो अभी R2 का एक एंड ए पे है और एक एंड कहाँ पे, बी पे है। जिस तरीके से R1 का एक एंड ए पे था और एक एंड बी पे था, तो R2 का भी उस तरीके से एक एंड कहाँ पे है, ए पे है और एक एंड कहाँ पे, बी पे है। तो अभी देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, VH माइनस VL। तो R2 का एक एंड यहाँ पे है, तो इसका पोटेंशियल क्या है, ए का पोटेंशियल कितना है, 20 है, और बी का पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो ये भी कितना आया, 20 वोल्ट। तो R1 के अक्रॉस 20 वोल्ट, R2 के अक्रॉस भी 20 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस कैसे आया, सेम आया। मान लो यहाँ पे V वोल्ट है, तो यहाँ पे V वोल्ट, यहाँ पे V वोल्ट आएगा, इस पे V वोल्ट आया तो इसमें V वोल्ट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी रहने दो, करंट की वैल्यू कुछ भी रहने दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी रहने दो, करंट की वैल्यू कुछ भी रहने दो, इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं इसके अंदर, सेम होते हैं।
तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या, करंट कैसा था यहाँ पे, डिफरेंट था, करंट अलग अलग था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंसेस या वोल्टेज क्या था, सेम है। किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आई होप समझ में आऊंगा इस पॉइंट, इस एग्जांपल से आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था इफेक्टिव रेजिस्टेंस डायरेक्ट एडिशन करते थे, तो यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी। मान लो एग्जांपल के तौर पे इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उसका डेरिवेशन देख लेते हैं अपन, कैसे डिराइव करे वाला ये फॉर्मूला कैसे आया वो समझते हैं हम। ये हो गया I, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब मान के चलो यहां से मैंने इसको बोल दिया सपोज 5 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो ये पॉइंट पे आने के बाद करंट को क्या मिलेगी, 2 रास्ते मिल रहे। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन की और एक खास बात कि करंट जो है इस A से B तक, A तक कितना पहुंचा है 5 एम्पेयर, तो B तक भी, B से आगे कितना चाहिए अपने को 5 एम्पेयर चाहिए। फिर सपोज ये पॉइंट पे 5 एम्पेयर निकला, मान लो x पॉइंट है और ये पॉइंट y है, तो A से x से A तक 5 एम्पेयर है, तो B से y तक भी कितना चाहिए अपने को 5 एम्पेयर चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे उसने रास्ते अलग अलग अपनाया है। इसमें देखो करंट यहाँ आने के बाद कुछ करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, और कुछ करंट ऐसे फ्लो होगा, 2 रास्ते मिल गए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आपको रास्ते कितने मिल रहे हैं, मल्टीपल पाथ्स। करंट को ये इसमें से करंट हमने एज्यूम किया कितना जा रहा है 3 एम्पियर, इधर से कितना जा रहा है 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर जा रहा है, इधर से 2 एम्पियर जा रहा है। तो ये करंट आके स्प्लिट हो गया ना, ये जंक्शन है, दिस इज कॉल्ड ए जंक्शन। ये क्या हो गया आपका, जंक्शन हो गया। तो इस जंक्शन पे करंट आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये 5 एम्पियर टोटल करंट आया था यहाँ पे, ये 5 एम्पियर स्प्लिट हो गया, उसमें से एक रास्ते से 3 एम्पियर चले गया, एक रास्ते से 2 एम्पियर चले गया, इधर से आ गया 3 एम्पियर, इधर से आ गया 2 एम्पियर। तो इस जंक्शन पे आके ये दोनों मिलेंगे और ऐसे निकलेंगे, इधर से एक आया, इधर से आया, ऐसे मिलके चले गए। तो यहाँ पे भी कितना मिला आपको, 3 + 2 कितना मिल गया, 5 एम्पियर। इधर ब्रेक हुआ था, इधर क्या हो गया, फिर से कंबाइन हो गया। इधर दोनों सेपरेट हुए थे, इधर फिर से आके मिल गए, है ना, इधर बिछड़ गए थे, इधर आके मिल गए। समझे बात ये। तो यहां पे करंट और यहां पे करंट क्या मिला आपको, सेम मिला। इधर और इधर करंट क्या मिला, सेम मिला। अब आप बोलोगे सर डिफरेंट बोले, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब रेजिस्टेंस, जहां पे रेजिस्टेंस के थ्रू देखो अलग अलग करंट मिल रहा है, ये पॉइंट पे क्या मिल रहा है अपने को, अलग अलग सेम करंट मिल रहा है, लेकिन इसमें और इसमें कैसे मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। इनकी बात करेंगे, ये दोनों पैरेलल में यहाँ पे, ठीक है। पैरेलल पाथ प्रोवाइड करा ना, इधर से एक रास्ता, इधर से जाना है तो इधर से जाओ, इधर से जाना है तो इधर से जाओ, इधर से जाना है आपको, आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो इस हिसाब से, तो यहाँ पे जंक्शन के हिसाब से। अब मुझे बताओ टोटल करंट क्या है, 5 एम्पियर है, मैंने ऐसे लिख दिया 5 = 3 + 2 हो गया, 5 = 3 + 2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 मतलब क्या आ गया आपका I, यहाँ पे I लिख दिया, 3 मतलब क्या आ गया I1, और यहाँ पे क्या आ गया I2। तो I जितना है उसके I1 और I2 का सम भी उतना चाहिए। I1 और I2 जो अलग अलग होके जा रहे करंट, उन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, जितना आपने टोटल दिया था, जितना हमने टोटल दिया था, ठीक है, I1 + I2। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = क्या रहता है IR, तो I = क्या रहेगा V/R, I = क्या रहेगा V/R। तो I1 = क्या रहेगा V/R1 और I2 = क्या रहेगा V/R2। यहाँ पे मैंने यहाँ पे V1 और R1 क्यों नहीं लिया, ऐसे भी तो हो सकता है सवाल आपका, क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है। अभी तो हमने बात की है पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें से जो करंट जा रहा है R1 में से जो करंट जा रहा है I1 जा रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या है V है। यहाँ R2 में से करंट जो जा रहा है I2 जा रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या है V है। तो I1 = V/R1 और I2 = V/R2। लेट्स पुट हियर दिस इक्वेशंस। तो I1 की जगह क्या लगते हैं अपन, V/R। ये टोटल करंट है तो ये टोटल रेजिस्टेंस रहेगा, ओके, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, ओके, इज इक्वल टू I1 क्या है अपने पास V/R1 + V/R2। V/R इफेक्टिव इज इक्वल टू V/R1 प्लस, इसमें से V कॉमन निकाल दो तो बच रहा ब्रैकेट में R1 + R2, 1/R1 + 1/R2। तो ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2, अगर से इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो आपको ये मिलेगा R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वाला इक्वेशन फिर से मिल जाएगा आपको। मतलब एक तो ये इस्तेमाल करो या ये इस्तेमाल करो, दोनों में से सेम होगा इसी तरीके से। ओके, क्लियर है बात आपकी? आपको समझ में आ रहा है? आ गया, क्लियर हो गया ये? चलो, तो यहाँ पे करंट, ये फॉर्मूला कैसे आया आपको पता चल गया। अब ये हमने देखा कि इसका जो चौथा पॉइंट था इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने पांचवा पॉइंट जो पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन यूज क्यों करते हैं, तो करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए या करंट को इंक्रीज करने के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते थे। तो नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा वो देखते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा। अब रेसिप्रोकल से तो समझ में आना चाहिए आपको कि रेजिस्टेंस क्या होगा इसके अंदर। चलो देखते हैं। मान लो कि मेरे पास एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था 6 ओम और एक दूसरा रेजिस्टेंस था, हमने मान लिया वो रेजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, अब देखते हैं ये अलग अलग रेजिस्टेंस है। इसमें से मैंने जब करंट पास किया तो इसको अपोजिशन कितना मिल रहा है, इस करंट को इसमें इस रेजिस्टेंस R1 के से अपोजिशन कितना मिल रहा है, 6 ओम का मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वही करंट इस रेजिस्टेंस से पास किया R2 से, तब अपोजिशन कितना मिल रहा है, 3 ओम का मिल रहा है। अलग अलग यूज कर रहा हो तो अपोजिशन अलग अलग है। ठीक है, मान लो कि अब यहां पर मैंने इन दो रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, ये हो गया 6 ओम, ये 3 ओम। तो ये जो करंट है, अब ये करंट को अपोजिशन, ये तो स्प्लिट होगा, लेकिन ये करंट को पता नहीं एक है या दो रेजिस्टेंस है, इसको तो अपोजिशन जितना है वो इसके हिसाब से मिले, दोनों के हिसाब से मिलने वाला है। अपोजिशन जो भी मिलेगा दोनों के हिसाब से मिलेगा। इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वजह से मिलेगा। किसकी वजह से मिलेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये इंडिविजुअली काउंट नहीं करेगा, इसकी वजह से 6 मिल रहा है, इसकी वजह से 3 मिल रहा है, ऐसे नहीं। जब कंबाइन कर दिया दोनों को तो कॉम्बिनेशन का इफेक्ट भी अलग रहेगा। अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग इफेक्ट। कंबाइनली इफेक्ट करेंगे, कंबाइंड इफेक्ट। अलग अलग यूज करोगे, अलग अलग इफेक्ट। कंबाइनली यूज करोगे तो कंबाइंड इफेक्ट मिलेगा। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या मिलेगा, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब अपने को इफेक्टिव रेजिस्टेंस मालूम करना है। तो चलो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। मान लो इसको मैंने R1 बोल दिया, इसको बोल दिया R2। नाउ पुट द वैल्यूज इनटू दिस फार्मूला। R1 की जगह मैं 6 पुट करता हूँ, R2 की जगह यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, डिवाइडेड बाय R1 की जगह मैं यहाँ पे कितना 6 पुट कर रहा हूँ, R1 की जगह मैं यहाँ पे कितना पुट कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ। तो 6 3 ज़ा 18 और 6 प्लस 3 कितना आएगा 9। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये आ गया आपका 2 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो मिला इन दोनों से कैसा मिला, इन दोनों से भी कम कंबाइन अगर से इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो करंट को और भी कम अपोजिशन हो रहा है। अलग अलग इस्तेमाल करते तो ज़्यादा अपोजिशन है। यहाँ पे जब मैं अलग इस्तेमाल कर रहा था तो 6 ओम का मिल रहा था, यहाँ पे अलग इस्तेमाल कर रहा था तो ये 3 ओम का मिला। अब कंबाइनली मैंने देखा तो कंबाइंड इफेक्ट में इसका और कम मिला रेजिस्टेंस, कम अपोजिशन मिल रहा है करंट को। इसका मतलब समझ में आया आपके? इसका मतलब क्या है कि अपोजिशन कम होता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। करंट को, यानी कि फ्लो ऑफ करंट को अपोजिशन कम मिलेगा। अपोजिशन मतलब क्या, रेजिस्टेंस कम मिलेगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो फिर इसका यूज क्या है, हमको अगर से रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, अगर से रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो हम यहाँ पे 5वां पॉइंट लिखते हैं। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड टू डिक्रीज, या फिर हम बोलेंगे टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। रेजिस्टेंस कम कराने के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। रेजिस्टेंस कम कराने के लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। और लास्ट वाला एक छठा पॉइंट है हमारे पास, हमने जो देखा था, इफ n रेजिस्टेंसेस ऑफ R ओम value are connected in parallel, then
इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, तो क्या आएगा, देखो हैंडराइटिंग पे और डायग्राम पे या मेरे ड्राइंग पे फोकस मत करना, कंसेप्ट पे फोकस करना है आपको। मेरी डायग्राम कितनी अच्छी है, मेरे हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, या फिर क्या बोलते तो मेरा क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका कितना अच्छा है, वो नहीं पूछने वाला है, आपको ये कंसेप्ट पूछने वाला है। मेरा एक ही है, ये छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। ओके, ये यहाँ पे छप गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कैसे है ना कि ये मतलब हम जब इंजीनियरिंग में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमको काफ़ी असाइनमेंट देते थे और टारगेट एक दिन का देते थे। मतलब फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि 200 पेजेस मुझे कल लिख के ला के दे दो, तो हम रात भर 200 पेजेस लिखते बैठते थे। तो वो रात भर लिखने का इफेक्ट जो है ना, हमारा हैंडराइटिंग पे फ़र्क पड़ गया उसके। तो ये रात भर लिखने का तरीका ऐसा है। ओके, कुछ भी, अब नींद में तो कुछ भी लिखते हो, आपको पता है कैसे भी जाएगा हाथ, वैसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो इस पर प्लीज़ फोकस मत करना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी है हमारा, वो कितना होगा, दैट इज आर इफेक्टिव इज इक्वल टू आर बाय एन। पहले एन टाइम सीरीज कॉम्बिनेशन में एन टाइम इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे एन टाइम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज करने के लिए पहले एन टाइम इंक्रीज हो रहा था, अब एन टाइम डिक्रीज हो रहा है। मान लो कि हमने एक आर वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐसे लिया, उसको हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, कितने दफ़ा, एन टाइम हमने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ओके, तो उस केस में हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला बोले हमने, या इसका इन सब का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना मिला अपने को, R बाय N मिला। N टाइम से डिक्रीज होगा, जो R की वैल्यू की इसमें कम आ जाएगी। मतलब 50 ओम लिया और यहाँ पे 10 बार लगाया मैंने, तो 10 से कम हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 5 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा इसका इफेक्टिव या कंबाइंड इफेक्ट। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ओके, तो अगर से ये वीडियो आपको समझ में आया, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, हम इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अगर से आपको मेरा वीडियो समझ में आए, मेरे जो कंसेप्ट मैंने अभी जो आपको डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक या व्यूज़ मिलते जाएंगे तो मुझे भी एक क्या बोलेगा, एक अंदर से एक पोटेंशियल मिलते जाएगा, एक अंदर से एक एनर्जी मिलेगी कि और इफेक्टिव पढ़ाओ, और इफेक्टिव मैं थोड़ा इसके अंदर कुछ और पुट कर पाऊँ। ओके, और नए नए वीडियो आप तक पहुँचा पाऊँ। तो आई होप, उम्मीद है कि आप मेरे व्यूज़ भी बढ़ाओगे, उम्मीद है कि आप मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाओगे। तो थैंक यू वेरी मच।